सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में 3 टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला है अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना। देखेंगे यह परियोजना क्या है, क्यों चर्चा का कारण बनी हुई है और किस तरह से यह जो टॉपिक है हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे एशियाटिक लॉयन सेंसस अर्थात एशियाई शेर जनगणना पर, और देखेंगे वर्ष 2020 की जनगणना किस तरह से पुरानी जनगणना से अलग है और कौन कौन से नए तथ्य हमारे सामने आए। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में ओडीआर के नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके इन खबरों को हम विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए केरला का मैप, चूंकि इस जो परियोजना है इसका संबंध इसी राज्य से है, और इस राज्य में भी आपको एक जिला देख लीजिए जिसका नाम है त्रिशूर। यह देखिए, ये जिला जो मैं अब सर्कल कर रहा हूँ और इसी जिले से यह संबंधित है। आइए एक एक करके थोड़ा सा पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो परियोजना है वो परियोजना इसी नदी से संबंधित है, और इस नदी और ये के और साथ ही साथ जो परियोजना बनने जा रही वहीं पर ये सुंदर सा आपको एक जो है कि वाटरफॉल दिखाई देगा, जलप्रपात दिखाई देगा, और यह जो जलप्रपात है अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ जिस नदी पर जो अभी मैं उसका नाम बताऊंगा उसका जो प्रवाह है वो अभी काफ़ी आकर्षक है, और आप देख सकते हैं कि ऐसा लगेगा जैसे कि अमेजन की यह नदी है, अमेजन वनों की यह नदी है। तो कुल मिलाकर यह जो इस यहाँ की जो खूबसूरती है वह इससे प्रभावित हो सकती है इस परियोजना से, लेकिन यहाँ पे मुद्दा सिर्फ इसकी खूबसूरती का नहीं है बल्कि कुछ और भी है। आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केरला के विषय में समझिए। केरला जो है कि आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और आपके पश्चिमी घाट पर्वत के मध्य में स्थित है, अर्थात एक तरफ पश्चिमी घाट पर्वत है और दूसरी तरफ यहाँ पर अरब सागर आपको दिखाई देगा। ये जो पश्चिमी घाट की इसकी लोकेशन है यही इसको क्या करती है, विशिष्ट बनाती है। इसका जो विस्तार है लगभग 38,863 वर्ग किलोमीटर पर है, और यह जो राज्य जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि जब विश्व के सर्वाधिक जो है कि पर्यटन योग्य जब हम राज्यों की सूची तय करते हैं तो उसमें यह राज्य भी शामिल होता है। इसके साथ साथ यह राज्य मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और साथ ही साथ निम्न मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के लिए भी जाना जाता है, अर्थात यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और साथ ही साथ मातृ मृत्यु दर की जो है कम है, और इससे यह पता चलता है कि इस राज्य ने जो भी यहाँ के संसाधन है उसका उपयोग करके अपने यहाँ विकास का स्तर ठीक ठाक कायम किया है। यह जो राज्य है ये भूमध्य रेखा के समीप है, लेकिन फिर भी इसका जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर जाएंगे तो आपको ठंडी जलवायु भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर तापमान अधिक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 120 से 140 दिन तक वर्षा होती है, और इसके वजह से यहाँ पे घने जंगलों का न सिर्फ विकास हुआ है बल्कि यहाँ पर नदियों को जाल भी बना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 44 नदियाँ मिलती हैं जिनका भी मैं जिक्र करूँगा, और यह जो राज्य माना जाता है इसको एक दर्जा प्राप्त है भगवान का अपना देश, अर्थात यह देश तो नहीं राज्य है लेकिन फिर भी भगवान का देश इसको कहा जाता है क्योंकि काफ़ी ये सुंदर है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया विश्व के शीर्ष 10 जो है कि पर्यटक स्थलों में इसको शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो 44 नदियाँ हैं उसमें से 41 नदियों का जो प्रवाह है वो पश्चिम की ओर होता है, और जबकि 3 नदियों का जो प्रवाह है वह कहाँ होता है, पूरब की। इसमें है काबिनी नदी है, उसमें भावनी पुष्पा है, और तीसरी नदी है पाम्पार। ध्यान दीजिए यह जो आपकी पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, काबिनी नदी, दूसरी नदी है भावनी पुषा और तीसरी नदी है पाम्पार। वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली 41 नदियां हैं, इसमें से पेरियार नदी, नेत्रावती, प्रतीची,
चूर्णी और चालुक्ड़ी नदी जो है कि फेमस है। जो चालुक्ड़ी नदी है वो केरल की चौथी सबसे लंबी नदी है और इसी नदी पर यह परियोजना बनने जा रही है। आगे और मैं डिटेल में बताऊंगा। इस नदी के बेसिन अर्थात चालुक्ड़ी नदी बेसिन का विस्तार न सिर्फ केरल में है बल्कि तमिलनाडु में भी है। अर्थात अगर इस पर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो इससे न सिर्फ केरल के लोग प्रभावित होंगे बल्कि तमिलनाडु के लोग भी प्रभावित होंगे। केरल के एर्नाकुलम, पलक्कड़ और त्रिशूर जिलों से होकर यह नदी प्रवाहित होती है। हाल ही में केरल सरकार ने इस नदी पर लंबे समय से प्रस्तावित एक विवादास्पद अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना अर्थात अथिरापल्ली हाइडल पावर प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी है आगे बढ़ाने की। अर्थात पहले से ही इसको यह जो प्रोजेक्ट है अथिरापल्ली हाइडल पावर प्रोजेक्ट इसको अनुमति मिली हुई थी, लेकिन यह अनुमति की अवधि समाप्त हो गई थी। इसी के कारण अब केरल सरकार ने इसको नए सिरे से अनुमति दे दी है। दरअसल इस परियोजना को पहले से प्राप्त जो पर्यावरणीय अनुमति थी और जो वैधानिक अनुमति थी उसकी अवधि समाप्त हो गई है। अर्थात जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको राज्य सरकार से जो है कि सर्टिफिकेट लेना होता है कि इससे किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा। साथ ही साथ चूंकि पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है यह भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कोई एक्टिविटी होती है तो यहाँ से इसका जो पूरा जो पर्यावरण है वो प्रभावित हो सकता है, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी अनुमति लेनी होती है। तो कुल मिलाकर जो राज्य के द्वारा दी गई अनुमति थी और जो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दी गई अनुमति थी उसकी अवधि समाप्त हो गई थी। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए इनको वैधानिक लीगल चीजों की जरूरत थी, तो इन्होंने मांगा था अनुमति कि हमको यह जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसको आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए। और किसने मांगा था? यह मांगा था अनुमति केरल राज्य विद्युत बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KSEB अर्थात केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसने राज्य सरकार से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार से पर्यावरण की अनुमति दिलवाए, क्योंकि यहाँ पर यह पूरा अधिकार किसका आता है? भारत का पर्यावरण और वन मंत्रालय का आता है। तो उससे अनुमति दिलवाए, तो इसी अनुमति को प्राप्त करके केरला ने जो क्या किया है, यह अनुमति दी है। अब यह जो अनुमति मिली है ये 7 वर्ष के लिए मिली है। किसको मिली है? केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। और इसको 7 वर्ष के लिए क्या दिया गया? NOC अर्थात नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको दिया गया है। अब ये जो परियोजना है केरल के त्रिशूर जिले में चालुक्ड़ी नदी पर जो है कि 1982 से प्रस्तावित है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावित कब से है? 1982 से। लेकिन इसकी जो परियोजना का सर्वप्रथम विचार अगर आपसे पूछा जाए तो वह है 1979 अर्थात 1979 में कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, विचार आया 1979 में। लेकिन जो है कि केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसके लिए जो प्रस्ताव पेश किया वह 1982 में किया। इसके तहत क्या करना है कि 311 मीटर लंबा और लगभग 23 मीटर ऊंचा एक बांध बनाया जाएगा और इस बांध के द्वारा यहां पर लगभग 163 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन मुद्दा यह है कि चालुक्ड़ी नदी पर पहले से 6 बांध बिजली के लिए और एक सिंचाई के लिए बांध निर्मित किया गया है। और साथ ही साथ ये पूरा जो क्षेत्र है वह क्या है? आपके पश्चिमी घाट पर्वत के भाग का अंतर्गत आता है, जो कि पारिस्थितिकी रूप से काफी महत्वपूर्ण है। वहां पर अगर किसी प्रोजेक्ट को बनाया जाता है आपको बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई करनी होगी। वहां का जो संरचना है, भौगोलिक संरचना है, उसको चेंज करना होगा और इसके वजह से वहां का जो पर्यावरण है, वहां की जो भू स्थितिकी है वो प्रभावित हो सकती है और उसके वजह से यहाँ पर कई बार विरोध होता आया है। खैर, इसका जो 1982 में सबसे पहले इसके लिए प्रस्ताव पेश किया गया और लगभग 7 वर्ष बाद इसको मंजूरी मिल गई। अर्थात इसको कहा गया कि ठीक है आप बढ़ा सकते हैं। 1980 के दशक में ही ये हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही इसको अनुमति मिली उस समय विरोध प्रदर्शन चालू हो गए। वहां के लोगों ने विरोध किया और इसके वजह से इसको रोक दिया गया। 1998 में अर्थात 1998 में केरल सरकार ने फिर से एक बार इसको अनुमति दी और लगा कि अब यहाँ के लोग इसका विरोध नहीं करेंगे और इस अनुमति में पर्यावरण और वन मंत्रालय की भी अनुमति शामिल थी कि आप यह प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हुआ क्या कि जैसे ये अनुमति मिली, वैधानिक अनुमति मिली, लोग इसके खिलाफ पहुंच गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा चूंकि
यहाँ पर जो भी अनुमति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, चाहे पर्यावरण से है यहाँ के या फिर यहाँ रहने वाले लोगों को है, उसका सही से पालन नहीं किया गया, तो सभी प्रक्रियाओं को पालन करने की बात कही गई और इसको उस समय के लिए रोक दिया गया। 2005 में इसे पुनः पर्यावरणीय अनुमति दी गई, लेकिन इसको फिर से क्या किया गया, हाई कोर्ट के द्वारा इसको रोक दिया गया। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं इसको अनुमति मिलती है, यहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। प्रश्न आएगा क्यों करते हैं विरोध प्रदर्शन, वो भी मैं बताऊंगा। खैर 2007 में फिर से क्या हुआ, नया प्रस्ताव लाया गया पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास कि हम इसकी जो संरचना है बनाने की उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं और आप इसको अनुमति दे दीजिए, और अगर अनुमति मिल जाती है तो फिर से हम काम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 2007 में जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है इसके पास जो नया प्रस्ताव पेश किया गया था, इसको ये सही नहीं लगा, इन्होंने खुद अनुमति नहीं दी। इसी बीच आपको पता है माधव गाडगिल वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल का गठन होता है और वह कहता है कि संपूर्ण जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है इसको पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। अर्थात यह जो पूरा वेस्टर्न घाट है इसको क्या है कि इसको सेंसिटिव एरिया माना जाए। जब सेंसिटिव एरिया माना जाएगा तो ना तो उसमें कोई थर्मल प्रोजेक्ट लग सकता है, ना उसमें खनन हो सकता है, ना ही कोई बहुत बड़ा निर्माण कार्य हो सकता है। और इसके वजह से जो वहाँ पे लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम इसी चीज़ के लिए तो विरोध कर रहे हैं कि इससे पूरा पश्चिमी घाट क्षेत्र का जो इकोसिस्टम वो प्रभावित होगा। हालांकि कस्तूरी रंगन समिति जो कि इसी क्षेत्र के पर्यावरण के लिए बनी थी उसने इसकी अनुमति दे दी, लेकिन सशस्त्र अनुमति दी, अर्थात विथ कंडीशन। विथ कंडीशन का मतलब यह है कि जो भी आप कार्य करेंगे उसके वजह से पूरा जो पश्चिमी घाट का एरिया जिधर से प्रोजेक्ट बनेगा उसका कोई भी इकोसिस्टम डैमेज नहीं होना चाहिए। अब केंद्रीय जल आयोग और कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसके आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2017 के लिए इसको क्या कर दिया, ग्रीन क्लियरेंस दे दिया गया। और ये प्रोजेक्ट जब काम चल रहा था, लेकिन अब 2017 तक ही अनुमति थी और इस जो अनुमति थी इसमें क्या होना है कि लगभग 138 हेक्टेयर वन जो है कि KSEB अर्थात केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना है, जो कि पर्यावरण अनुकूल नहीं है। साथ ही साथ जो कादर जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं उनको विस्थापन की समस्या है। और जैसा कि मैंने बताया इस नदी बेसिन का विस्तार सिर्फ केरला में ना होकर तमिलनाडु से भी है, तो इस नदी बेसिन से पर निर्भर जो लोग हैं उनके लिए जल आपूर्ति प्रभावित होगी। और यह जो परियोजना है यह क्या है, इसकी वजह से जो अथिरापल्ली झरना है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया वह, और साथ ही साथ यहाँ पर बाझाचल झरना है जो कि पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अथिरापल्ली झरना जो है इसको आप देखें तो यहाँ पर लगभग प्रत्येक साल 6 लाख लोग आते हैं और उसकी वजह से केरला राज्य को ना सिर्फ फायदा होता है बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं वह क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करके जो टूरिस्ट होते हैं उनको अपनी जीविका चलाते हैं। तो परियोजना का विरोध कई कारणों से है। एक तो विस्थापन की समस्या है, दूसरा जो नदी बेसिन में जल जो है उसको लेकर प्रभावित होने के, और तीसरा जो पर्यावरणीय जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वह कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, यह अगर होता है तो बड़े मात्रा में वनों की कटाई की जाएगी। और जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है यहाँ पर लैंडस्लाइड हुए होते रहते हैं, तो जब बांध बनाया जाएगा तो बांधों के टूटने और बांधों से जो बाढ़ आने का खतरा भी लंबे समय तक बना रहता है। केरला में वैसे भी आपने देखा है आए दिन जो है कि बाढ़ आते रहते हैं, और इन सभी के कारणों के कारण यह जो है कि जो पूरी परियोजना है विवादास्पद परियोजना मानी जाती है और इस पर लंबे समय से बातचीत चल रही। लेकिन अब क्या किया गया है, केरला ने जब इस पर अनुमति दे दी है तो इसी के पैरेलल कुछ लोगों ने फिर से विरोध प्रदर्शन चालू कर दिए। चूंकि इस समय लॉकडाउन का समय है तो इस पर सोशल साइट्स पर अगर आप देखेंगे तो इसको लेकर मूवमेंट चल रहे हैं। हालांकि जमीन पर अभी इसका विरोध नहीं हो रहा। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या यह परियोजना आगे बढ़ सकती है फिर रोक दी जाती है। तो ये पूरी परियोजना जो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं शेर जनगणना जो कि एशियाटिक लॉयन सेंसस के से संदर्भ में है। आपको पता है शेर की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, पहला है एशियाई शेर और दूसरा अफ्रीकन शेर। तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो एशियाई शेर ही हम डिस्कस करेंगे। और एशियाई शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वह पैंथरा लियोपर्सिका है। अर्थात इसका जो वैज्ञानिक नाम ये आपसे पूछा जा सकता है किसका है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो शेर है आपको पता है कि शेर जो है कि बिल्ली की जो प्रजातियां हैं उसके अंतर्गत आती है। खैर एक अलग संदर्भ है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए काफी प्यारा जीव है।
इसके शरीर की जो लंबाई होती है लगभग 250 से लेकर 300 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो अफ्रीकन जो शेर होते हैं इनकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इससे लगभग 30 सेंटीमीटर अधिक होती है। एशियाई शेरों की संख्या और विस्तार अब बहुत सीमित हो गया है और यह गुजरात के गिर जंगलों तक ही में ये सीमित हो गए हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो जूनागढ़ जिला है गुजरात का, उसके लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और साथ ही साथ यहाँ का जो अमरेली है, भावनगर जिला जो क्षेत्र है, यहाँ का जो संरक्षित क्षेत्र उसमें यह पाए जाते हैं। अर्थात यह जो आपको मैंने जूनागढ़ जिला क्षेत्र बताया, अमरेली, भावनगर, यहाँ पर जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो जंगली क्षेत्र पाया जाता है और जो कि लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर यह जो है कि सर्वाइव करते हैं, यहाँ पर यह रहते हैं। इनका शिकार ना हो इसके लिए इनको जो है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में रखा गया है और यह IUCN की रेड लिस्ट में भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है, अर्थात संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त का मतलब है कि अगर हमने इनको बचाने का प्रयास नहीं किया तो ये विलुप्त हो जाएंगे। तो इसी को बचाने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना था कि आखिर ये हमारे पास शेर कितने हैं, और इसी के तहत 1936 में जूनागढ़ के जो तत्कालीन नवाब थे उनके द्वारा पहली बार इसकी जनगणना करवाई गई। 1965 से प्रत्येक 5 वर्ष बाद वन विभाग द्वारा इनकी जनगणना की जाती है। हालांकि हमेशा 5 साल पर ही नहीं हो पाती, किन्हीं किन्हीं कारणों से लेट हो जाता है, 2-3 बार विलंब भी हो चुका है। जो पिछली जनगणना हुई थी वर्ष 2015 में की गई थी और उसमें जो एशियाटिक लॉयन है हमारे भारत में, उनकी जो संख्या बताई गई थी वो 523 बताई गई थी। अब क्या होना था, चूंकि प्रत्येक 5 वर्ष पर इनकी जनगणना होती है तो मई 2020 में भी इनकी जनगणना होनी थी, चूंकि लॉकडाउन है और उसके वजह से ये जो जनगणना की प्रक्रिया पूरी संपन्न नहीं हो पाई। लेकिन बावजूद इसकी जनगणना की गई, लेकिन यह जो जनगणना है पहले से जो जनगणना की प्रक्रिया था उस तरह से ना करके अलग तरीके से की गई है और इसका नाम दिया गया है पूनम अवलोकन। अर्थात यह पूनम अवलोकन पूछ लिया जाए प्रक्रिया किससे संबंधित है तो एशियाटिक लॉयन सेंसस से संबंधित। इसमें होता क्या है, प्रत्येक माह पूर्णिमा की तिथि को आयोजित किया जाने वाला यह कार्यक्रम है और पूर्णिमा का मतलब है जबकि फुल मून, जब पूरा चांद निकला हो तो आप रात और में भी जो है कि क्या कर सकते हैं, कुछ आपको विजिबिलिटी दिखाई दे सकती है। तो इसके तहत क्या होता है कि एक निश्चित तिथि जो कि पूर्णिमा के नियर अबाउट होती है, वन विभाग के जो अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, अर्थात जो लोग इसके कंजर्व, इसके प्रोटेक्शन और साथ ही साथ अन्य गतिविधियों के लिए शामिल किए जाते हैं, उनको अपने क्षेत्र में जब पूनम का समय होता है तो 24 घंटे के दौरान दिखाई देने वाले शेरों के आंकड़े एकत्रित करने होते हैं। अर्थात यह पूनम का अवधि क्यों चुना जाता है कि जिससे दिन और रात दोनों के समय आप शेरों की को देख सकें, उनके आंकड़ों को एकत्रित कर सकें और इसी को पूनम अवलोकन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जो जनगणना की जो पद्धति है यह सामान्य जो जनगणना होती है जिसमें हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लंबा प्रोसेस से गुजरते हैं और साथ ही साथ उनकी इमेजेस वगैरह कलेक्ट करते हैं, वो जो प्रक्रिया होती है ज़्यादा वैज्ञानिक मानी जाती है, ज़्यादा उस पर लोगों का भरोसा होता है। लेकिन चूंकि लॉकडाउन था, ये सभी चीज़ें हो नहीं सकती थी, इसके कारण यह पूनम अवलोकन के माध्यम से जनगणना की गई है। हाल ही में जो यह जो जनगणना की गई है इसके अनुसार जो शेरों की संख्या है वह 523 से बढ़कर 674 हो गई है, अर्थात लगभग 29% की वृद्धि हुई है शेरों की संख्या में। इसमें से 260 जो है कि शेर मादा हैं, 161 नर हैं, 93 जो है कि उपवयस्क हैं और 133 शावक हैं अर्थात छोटे हैं। इसी के साथ एशियाई शेरों का जो ये जनगणना हुई है इसमें पहली बात तो क्या पता चला है कि शेरों की संख्या बढ़ गई, लगभग 29%, 674 हो गई है। साथ ही साथ इसमें डेटा दिया है कि किस कैटेगरी के कितने जो है कि शेर हैं और ये भी कहा गया है कि जो एशियाई शेरों का जो प्रवास क्षेत्र है अर्थात जो वो विचरण करते हैं, पहले जो वह 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो प्रवास करते थे, अब उनका दायरा बढ़ गया है, लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वो प्रवास कर रहे हैं। और दूसरा कारण
यह है कि जो पहले शेरों की मृत्यु के कई कारण आए थे, अब वह नहीं हुए हैं। इसकी वजह से शेरों की संख्या में वृद्धि देखी दी गई। अनेक संरक्षण के प्रयास यहाँ पर किए गए, लेकिन इसी में एशियाई शेर संरक्षण परियोजना जो वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई थी, इसका भी योगदान काफी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर अभी की जो जनगणना की गई है, इससे यह पता चलता है कि जो शेर संरक्षण परियोजना वर्ष 2018 में हमने प्रारंभ की थी, उसके उसके जो आउटपुट है अच्छे निकल कर आए। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज की है। जो पर्यावरण के जानकार हैं, उनका कहना है कि एक साल बाद फिर से जो है कि इस प्रकार की जनगणना जो कि पुरानी पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से होता था, उसको करना चाहिए। यह जो आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं हो सकते। उनका कहना है कि अगर वास्तव में इतनी अच्छी शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है तो काफ़ी अच्छी बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर पर, और वह है ओडीआर अर्थात ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब देखिए ये है क्या। छोटे और मध्यम किस्म के विवादों को मध्यस्थता और बातचीत के माध्यम से समाधान करने के लिए जब हम डिजिटल तकनीकी का उपयोग कर जो पुरानी हमारी विवाद निपटान की पद्धति थी, उससे अलग होते हुए एक कोई वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया हम अपनाते हैं, तो इसी को बोला जाता है ऑनलाइन विवाद समाधान अर्थात ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में ओडीआर के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसको परिभाषा हुई आसान शब्दों में मैं समझाता हूँ। अभी हमें न्याय प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, कोर्ट जाना होता है, अपनी अर्जी लगानी होती है, उस पर फिर विपक्ष की जो पार्टी है उसको भी नोटिस जाता है, और एक पूरी प्रक्रिया एक न्यायालय के माध्यम से होती है। अब कोविड-19 की वजह से ना तो आप जो है कि ट्रेवल कर सकते हैं, और ना ही जो है कि आप जो केस चल रहे हैं आपके उसको छोड़ सकते हैं। तो इसी में ये सोचा गया क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन विवाद समाधान अपनाएं, अर्थात जो न्यायालय है वो तकनीकी के माध्यम से जो लोग भी अपनी अपील या जो अपना न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, जिन लोगों के संबंधित केस हैं, उनको जोड़ दिया जाए। अर्थात जिस तरह से हम ऑनलाइन सभी क्लासेस वगैरह लेते हैं, क्लासेस हम देखते हैं, ठीक इसी प्रक्रिया को न्यायालय के माध्यम से अगर कर दिया जाए तो इससे क्या होगा कि जो है कि इससे लोगों का समय बचेगा, व्यक्ति को जल्दी न्याय प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी प्रक्रिया जो है कि बहुत विलंब वाली होती है, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हैं तो सभी चीज़ें क्या होंगी, काफ़ी विश्वसनीय त्वरित रूप से हो सकेगा। तो इस तरह से न्याय प्राप्त करना आसान हो जाएगा और प्रभावी यह विकल्प हो सकता है। यह सटीक होगा, सुविधाजनक होगा और किफ़ायती होगा, अर्थात पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। हाल ही में क्या हुआ, नीति आयोग ने आगामी एंड उम्मीदयार नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर ओडीआर अर्थात ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। और इस बैठक में न सिर्फ जो है कि सरकार के लोग अर्थात सचिव स्तर के अधिकारी सम्मिलित थे, बल्कि न्यायाधीश भी थे, कानून के भी जानकार थे और समाज के प्रतिष्ठित लोग भी थे। उन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से सभी चीज़ें रुक गई हैं, तो हमें ऐसे भी तरीकों को अपनाना चाहिए जो वर्तमान समय की हकीकत है। तो जो अभी हम टेक्नोलॉजी का यूज सरकारी काम में चलाते हैं, ठीक इसी कार्य को अब हमें न्यायपालिका में लाने की ज़रूरत है। इस बैठक में यह कहा गया है कि जो ओडीआर की प्रक्रिया है अर्थात ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की प्रक्रिया है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें आ रही बाधाओं को दूर करने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। होगा क्या कि जब कोविड-19 का दौर खत्म हो जाएगा तो हम ये देखेंगे कि तकनीकी का उपयोग कैसे करके कैसे हम इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अगर हम इसको इफ़ेक्टिव बना पाते हैं तो ये भारत विश्व का एक जो है कि एक अलग देश के रूप में उभर कर आएगा। क्योंकि देखिए है क्या, अभी ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं होता, अभी भी ऑनलाइन हियरिंग वगैरह होती हैं और विदेशों में भी होती हैं, लेकिन जो हमारा जो न्याय का सिस्टम है यह कुछ अलग है। यह इस वजह से अलग है क्योंकि हमारे जो न्यायिक वैल्यू हैं वह वेस्टर्न से कुछ अलग हैं। हम एक प्रक्रिया को बहुत लंबे समय तक सुनते हैं जिससे कोई गलती ना हो, वो सभी प्रक्रियाएं क्या होंगी, चेंज होंगी। इससे क्या होगा, न सिर्फ जो न्यायालय के निर्माण पर हम बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं वो भी घटेगा, बल्कि लोगों का जो न्यायालय पर जो काम का दबाव वो भी कम होगा। आप खुद समझिए कि आपको पता है कि जो है कि करोड़ों केस, एक दो केस नहीं, करोड़ों केस जो है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो है कि जो जिला न्यायालय हैं वहाँ पर जो है कि चल रहे हैं, लेकिन वह
एक केस को समाप्त होने में लंबा समय लगता है। जब सभी चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगी, अगर इसका आदान प्रदान हम कर सकें तो काफ़ी आसान होगा। हालांकि यह इतना जो है कि जितना अच्छा लग रहा है इतना आसान है नहीं, क्योंकि भारत में तकनीकी पिछड़ापन है, अभी जागरूकता की कमी है, प्रक्रियागत अशिक्षा है, अर्थात किस चीज़ को कैसे लेके आगे बढ़ना चाहिए। इंटरनेट का सभी जगह वितरण जो है वो समान नहीं है, और साथ ही साथ यह जो प्रक्रिया है वह गरीब हितैषी भी नहीं है। अर्थात जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, अगर आप इसको साइबर कैफे से जोड़ भी देंगे तो भी गांव में जो पढ़े लिखे इलिटरेट लोग हैं वह इस प्रक्रिया से बहुत सहज महसूस नहीं करेंगे। तो कई चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। स्टूडेंट, ये थे आज के टॉपिक जिसको मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।